तो डॉक्टर साहब सबसे पहले मैं सन एक्सपोजर की बात करूँगी। अच्छा क्या होता है ना, हम अक्सर देखते हैं कि जब हम सी बीचेस पे जाते हैं गर्मियों के दिनों में या ऐसे ऐसे सीज़न में, तो अक्सर जो फॉरेनर्स होते हैं, जो अब्रॉड से लोग आते हैं, वो सन बेदिंग करते हैं और जानबूझ के वो अपनी बॉडी को टैन करते हैं, क्योंकि उनके जो कंट्रीज़ होते हैं जहाँ पे बर्फ़ की ज़्यादा इशू है, जहाँ पे सनलाइट का इशू है, वहाँ पे इतना उनको विटामिन डी नहीं होता। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे धूप की कमी नहीं है। हालांकि सर्दियों में कुछ ही दिन अब तो होते हैं कि जब धूप ना निकले, लेकिन अक्सर यहाँ पे अच्छी खासी धूप मिलती है। लेकिन AQI का एक चैलेंज है। अगर मैं धूप लेने का सही तरीका पूछूं आपसे कि धूप लेने का सही तरीका क्या है, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ अगर कोई धूप जनरल बात कर रहे हैं, जनरल बात, अगर कोई धूप लेने जाता है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि ये जो आपकी बोन है, ये जो इतना आपकी गर्दन के पीछे का जो इतना एरिया है, उस पर धूप जरूर पड़नी चाहिए, वहीं से एब्जॉर्ब करना। ये बात कितनी सही है? ऐसा कुछ नहीं है, क्या पूरी बॉडी पे कहीं भी पड़ सकती है जी। अच्छा, ऐसा माना जाता है, जो स्टडीज हुई हैं इसके बारे में, कि 40% बॉडी पार्ट एक्सपोज रहना चाहिए। यदि आपको डेली विटामिन डी का चाहिए तो 40% बॉडी पार्ट यदि 40 मिनट के लिए सनलाइट के नीचे रहता है तो आपको डेली की जो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। तो 40% आप समझ सकते हैं कि हमें हाथ और अपने थोड़े पैर एक्सपोजर रखने पड़ेंगे सनलाइट में। पर सनलाइट की क्या है कि अब देखो क्या होता है कि टाइम के साथ सब चेंज होता जाता है, हमें टाइम के साथ विकसित होना है, ठीक है ना। हम अब गाड़ी चलाने लग गए हैं, सब करें, तो टाइम के साथ हम चेंज होते हैं। अब सनलाइट के साथ भी प्रॉब्लम आ रही है कि एक्सेसिव सन एक्सपोजर से भी प्रॉब्लम है। इफ़ यू टेक ए एक्सेसिव सन एक्सपोजर तो स्किन्स में बर्न होने लग जाते हैं, स्किन में कुछ मतलब कि मैं ये नहीं कहूँगा कि सब में ऐसी प्रॉब्लम आती है। एक्सेसिव सन एक्सपोजर से स्किन कैंसर के चांस भी बढ़ जाते हैं कुछ सेंसिटिव पीपल्स में, जिनमें स्किन म्यूटेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक कारण है सन एक्सपोजर, एक्सेसिव सन एक्सपोजर। तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि मतलब मैं ये अपने पॉडकास्ट में बोलना चाहूँगी, विटामिन डी सप्लीमेंट लेना ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा ईजियर है आज के लाइफस्टाइल में, देन कि हम 40% बॉडी एरिया एक्सपोज करके 40 मिनट धूप में बैठे। तो विटामिन डी सप्लीमेंट लें, आप धूप ले सकते हैं। ऐसा टाइम कौन सा है? क्योंकि कुछ लोग पूरा पूरा दिन बैठे रहते हैं धूप में। मॉर्निंग आवर प्रेफर्ड रहता है, 12 बजे से पहले वाले है ना। हाँ जी जी, 12 कहते हैं कि धूप भी ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा, यदि वो सिर्फ स्किन बर्न करेगी, और स्किन कैंसर की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, पर वो सेंसिटिव पीपल की बात कर रहा हूँ, जो पीपल के पहले से ही म्यूटेशन के लिए सेंसिटिव है, उनमें स्किन कैंसर के भी चांस बढ़ जाते हैं। तो हमें तो पता नहीं ना हमारी स्किन कैसी है। जिनकी स्किन सेंसिटिव है उसको धूप में बैठने की कोई जरूरत नहीं, वो विटामिन डी ले ले, और वो धूप पे डिपेंडेंट नहीं रहा, क्योंकि चेंज हो गया ना, टाइम विल चेंज, हम कवर्स रहने लग गए, सब कुछ रहने लग गए, हमारी स्किन सेंसिटिव है तो विटामिन डी ले ले। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि आप धूप में बैठ के ही विटामिन डी पूरा करो। जब सप्लीमेंट है तो सप्लीमेंट ले सकते हैं। मतलब चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, तो सप्लीमेंट्स एक ऐसी चीज़ है कि वो एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफस्टाइल है, बहुत जल्द हो जानी चाहिए। वो हो जाए। देखो क्या है कि सप्लीमेंट की हम आज बात कर रहे हैं कि सप्लीमेंट लेने चाहिए, पर क्या है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आयोडीन की कमी से गोइटर होता था। इंडिया में कितना गोइटर था, बहुत ज़्यादा गोइटर। अब गोइटर आपको नहीं दिखता। आप आयोडीन खा रहे हो? नहीं खा रहे। नमक खा रहे हो, हाँ, आयोडीन वाला नमक खा रहे हैं। अच्छा, ऐसे यदि विटामिन डी किसी भी जैसे घी में यदि डल जाए, ऐसा कुछ यदि धीरे धीरे अब आ जाएगी प्रोग्रेस, तो फिर हमें विटामिन डी सप्लीमेंट नहीं लेना पड़ेगा, वो हमारे घी के अंदर होगा। जैसे नमक के अंदर आयोडीन आ गया, घी के अंदर विटामिन डी आ जाएगा, तो सारे वो जो विटामिन डी हमें चाहिए डेली रिक्वायरमेंट में पूरा होने लग जाएगा। या जो हम सप्लीमेंट्स लेते हैं उसमें विटामिन डी हो, जैसे हम कुछ यदि दूध में डालते हैं उसमें विटामिन डी है, तो वो सब कुछ पूरा कर देगा। तो ऐसा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आ जाएगा कि आपको सप्लीमेंट पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। आप अपने नॉर्मल, जैसे क्या होता है विटामिन डी फैट सोल्यूबल है, इसलिए मैंने घी की बात की, अंडरस्टैंड, इसलिए मैंने घी की बात की। ऐसा नहीं है वो मतलब कि घी में ही डलना चाहिए, जो भी फैटी चीज़ होगी उसमें विटामिन डी रहता है। इसमें तो एडल्टरेशन भी एक चैलेंज है, लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात इंटरेस्टिंग बोली कि जो नमक है, नमक में अब आयोडीन इतना ज़्यादा है कि गॉइटर की प्रॉब्लम पूरी तरीके से खत्म एड्रेस हो गई है, क्योंकि वो जो आयोडीन की कमी है वो उसमें पूरी हो जाती है नमक से। लेकिन अब हिमालयन पिंक सॉल्ट का एक कॉन्सेप्ट आ गया है जिसके अपने अलग चैलेंजेस हैं, डॉक्टर्स के अलग कंसर्न्स हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स अपना बता रहे हैं कि अगर आप पिंक सॉल्ट का बहुत ज़्यादा सेवन करेंगे तो हो सकता है कि थायराइड ट्रिगर हो जाए, गॉइटर जैसी सिचुएशन फिर आ जाए, क्योंकि उसमें आयोडीन की कमी है ना। तो डॉक्टर साहब, आपने एक बताया था, वापस से जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, जो बात हमारी हो रही थी, एक बोनी और एक नॉकनी के बारे में। इसका अगर एक बार किसी बच्चे को ये सिचुएशन हो जाती है कि दोनों घुटने जुड़ जाते हैं या दोनों घुटने एक दूसरे से अलग बो के शेप में ले लेते हैं, इसका कोई ट्रीटमेंट है? हाँ, बिल्कुल ट्रीटमेंट है। अप टू 12 ईयर इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है,
12 का 13 ईयर तक ट्रीटमेंट इसका अच्छा है। इसमें क्या होता है कि हम तो एक तो कारण आइडेंटिफाई करते हैं कि वाई इट्स हैपनिंग। जनरली विटामिन डी कैल्शियम की कमी से होता है, तो उनका जो प्रॉपर ब्लड टेस्ट करवा के वो सप्लीमेंट दिए जाते हैं कि फर्दर ना बढ़े। एक तो जो कारण आ गया था, जैसे विटामिन डी कम हुआ था, वो हमने दिया और प्रॉपर डोज में दिया तो आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरा क्या है कि इसके लिए ब्रेसेस आते हैं, कुछ शू मॉडिफिकेशन आते हैं, यदि वो रेगुलरली पहनते हैं तो उससे भी बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आ जाता है। जैसे क्या होता है कि जैसे कोई पेड़ या कोई बेल ग्रो कर रही है, आप किसी के थ्रू बांध दो वो उधर ही ग्रो कर जाती है। तो इसके लिए कुछ ब्रेसेस भी आते हैं, उस ब्रेसेस से भी बेनिफिट होता है, कुछ शूज़ में चेंजेस भी आते हैं। तो यदि बच्चे की ग्रोथ बाकी है तो वो ठीक हो जाता है। जैसे आपने जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया, यही सबसे खास बात है। यदि आपने 7 साल के एक एज में आइडेंटिफाई कर लिया तो सप्लीमेंट से और कुछ शू मॉडिफिकेशन से ये इजीली करेक्ट हो सकता है 9 ईयर तक। लेकिन यदि हमने आइडेंटिफाई 13 ईयर की एज में किया तो फिर हमारे पास कोई आंसर नहीं है, फिर नहीं हो सकता, फिर तो ये सर्जिकली ही जर्नी करेक्ट होता है। 12 ईयर 13 ईयर के बाद फिर मुश्किल हो जाता है। मगर ये है कि 7-8 साल तक वो जो ग्रोथ है वो दिखने लग जाती है, या ऐसे अनप्रेसिडेंटेड कि मतलब एकदम से 12 साल में नीज अलग हो गई हैं, ऐसा नहीं होता, दिखने लग जाती है। वो होता क्या है कि जैसे सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों में हम कपड़े ढक के पहनते हैं, जो प्रैक्टिकल जो बात है, मैं तुम्हें आपको वही बता रहा हूँ, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। हम क्या है कि गर्मियों में कपड़े अलग पहनते हैं, सर्दियों में कपड़े अलग, तो सर्दियों में हम कपड़े ऐसे ही पहनते हैं, तो ऐसे ही पहनते तो हमें दिख ही नहीं पाता है। 4 मंथ तक हमने ना विटामिन डी लिया और कैल्शियम डाइट हमारी यदि बहुत कम है और हम ऐसा कोई फूड नहीं ले रहे हैं जिसमें विटामिन डी कैल्शियम हो, तो क्या होता है हमें दिखेगा ही 6 महीने बाद। जब मई में आएगा, जब हम निक्कर पहनना स्टार्ट करेंगे तो हमें दिखने लगा अरे ये तो एकदम से हो गया। अरे एकदम से नहीं हुआ, वो स्टार्ट तो नवंबर में ही हो गया था होना, लेकिन दिखा हमें आके जून में है। अंडरस्टैंड? एक ये भी एक बहुत बड़ी बात है। 6 महीना बच्चा के लिए ग्रोइंग के लिए बहुत हो जाता है। 6 महीने उस समय ग्रोथ स्पर्ट आया होता है और एकदम से ग्रो कर जाता है। और विटामिन डी, इसलिए हमारे जो मेडिकल साइंस में जो विटामिन डी की डिमांड है 2% में सबसे ज़्यादा होती है, एक तो ग्रोइंग बच्चे में और एक बूढ़े आदमी में। विटामिन डी की जो डिमांड है इन दोनों, क्योंकि दोनों को ज़्यादा चाहिए। तो मदर कहती है कि भी इसको विटामिन डी इतना क्यों दे रहे हो, ये तो बच्चा है। मैंने कहा ये तो ग्रोइंग है, आपसे ज़्यादा डिमांड है, आज ग्रो कर रहा है, ज़्यादा डिमांड है। तो लगभग जो अडल्ट मतलब जो ग्रोथ अटेंड कर रहे होते हैं उनको विटामिन डी बहुत चाहिए होता है।